चलो आज हम लोग को अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, हम बता रहे हैं ये सीक्वेंस सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक होगी और लास्ट में हम लोग बताएंगे कि कैसे पेपर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो लगातार बने रहना मेरे साथ। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है, जैसे समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्लेटफॉर्म की भांति काम करता है पूरे अकाउंट्स के लिए। पूरे इसके तरीके काम करता है, एक प्लेटफॉर्म की तरीके काम करता है। जैसे तुम्हारा कि एक प्लेटफॉर्म, जैसे उबर है, ओला है, सब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे खाली ना, जैसे यूनिवर्सली काम चल रहा है। तो अब हमारा अकाउंटिंग जो है वो पूरी यूनिवर्सली काम करता है। जैसे यहाँ अकाउंटिंग होती है वैसे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हांगकांग, बैंकॉक, सब जगह सेम लेयर अकाउंटिंग होती है। क्यों? ये पॉसिबल हो पाया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। यही वो पॉलिसी स्टैंडर्ड्स हैं जो हर जगह काम करते हैं इक्वल प्रोपोर्शनेट में। ये नहीं कहीं का लॉ अलग है, कहीं का लॉ अलग। ये हम लोग का जो ट्रेड चल रहा है कौन सा ट्रेड इस समय? इंटरनेशनल ट्रेड ना। बाहर कंपनी यहाँ आई, यहाँ कंपनी बाहर गई हुई है, तो हर जगह पे बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस सब बनते नहीं बनते। तो सबका तुम कभी भी यहाँ का ट्रायल बैलेंस उठा लो या बैलेंस शीट उठा लो, और तुम चाहे उठा लो अमेरिका की बैलेंस शीट, सेम मिलेगी, कंटेंट सेम होगा, पूरा फॉर्मेट सेम होगा। तो इसको स्टेबलाइज किसने किया? इसको स्टेबलाइज करने वाला कौन था? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो कि हमारे कितने हैं? 29 हैं। ऐसे पढ़ाएंगे तो रात हो जाएगी, फिर जल्दी जल्दी हम काम करते हैं। मीनिंग पहले बता दिया हम तुम लोग को कि क्या होता है इसका काम। क्या होता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है सभी क्या कहते हैं कंट्रीज के बीच में, और ज्यादातर जो है सबके रिकॉर्ड को सिमिलरिटी लाने के लिए काम किया गया। सब लोग ऐसी को फॉलो करते हैं, तभी हम लोग की अकाउंटिंग सिमिलर मानी जाती है। ठीक है, पहला क्या है? AS1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब पॉलिसी, सॉरी ना। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में थोड़ा सा राइटिंग में वो हो गई है, बच्चे लिखने सारे अलग अलग टाइप के कलरफुल हो गए हैं। ठीक है, तो डिस्क्लोजर में क्या है कि आप क्या करना है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है, किसी को नहीं बताना आप कैसे को काम करते हैं। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, मार्केट प्राइस पे करना है ना, लीफो पे करना है, फीफो पे करना है। पढ़ा नहीं पढ़ा स्टॉक का वैल्यूएशन का मेथड? लीफो, फीफो, हीफो, मीफो नहीं पढ़ा होगा, छोड़ दो ना। तो ये क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ के आ रहे हैं जल्दी। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको पता ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन AS4 में बताया था कंटीजेंसीज इवेंट अकोरिंग द आफ्टर द बैलेंस शीट, मतलब क्या क्या जो है बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें क्या करना है, कंटीजेंट इवेंट मानना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट AS5 में है, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट AS6 में है, AS7 में अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट बताया गया है, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, AS8 में बताया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। AS9 में बताया गया है रिवेन्यू के बारे में, कैसे हम पहचानेंगे रिवेन्यू है कि कैसे पहचानेंगे हम कैपिटल है हमारा ना। रिवेन्यू कैपिटल इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है AS10 में बताया गया है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, ये क्या हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। AS11 में बताया गया है क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में बताया गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने से अकाउंटिंग पॉलिसीज में कितनी चेंजेस आते हैं। भाई यहाँ की बैलेंस शीट है, वहाँ की बैलेंस शीट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, क्या है डॉलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीमे धीमे करके। तो हमारी जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे तुम्हारे, तो उसमें कैसे हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, वो इसमें बताया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में 12 में पढ़ाया गया है। 13 में बताया गया है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। 14 में बताया गया है एमेलगेमेशन। एमेलगेमेशन का मतलब होता है, जब अभी तुम लोग नहीं सेमेस्टर सेकंड में पढ़ोगे तुम लोग एमेलगेमेशन के बारे में। ये एमेलगेमेशन मतलब दो कंपनी आपस में मिल जाती है, उसे बोलते हैं एमेलगेमेशन। जैसे आइडिया और वोडाफोन ना, इसे बोलते हैं एमेलगेमेशन। समझ में नहीं? हीरो होंडा पहले थी एमेलगेमेट थी, अब तो अलग अलग हो गई हैं ना। हीरो वोडा और आइडिया और वोडा हो गया। एमेलगेमेशन मतलब जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं उसे एमेलगेमेशन बोलते हैं हम लोग। समझ में नहीं है? और इन्वेस्टमेंट तो पता ही तुम लोग को, तुम लोग पढ़ते हो कहीं पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट, जो कि हम तुम लोग बैलेंस शीट में पढ़ चुके हैं। उसके 15 में बताया गया है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, और 16 में बताया गया बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है, बताओ अच्छा? इंटरेस्ट, ब्याज, या फिर देना पड़ता है क्या, डिविडेंड देना पड़ता है। भाई बाहर से पैसा अगर लोगे तो दो ही फॉर्म में हो सकता है, या तो तुम्हारा डेब्ट के फॉर्म में होगा या तो तुम्हारा शेयर्स के फॉर्म में होगा। तो डेब्ट के फॉर्म में होगा तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और शेयर के फॉर्म में होगा तो क्या देना पड़ेगा, तुम्हें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी तुम्हारी? मान लो तुमने 5 लाख रुपए लिया, तो 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में नहीं आते। तुम कभी भी पेटीएम पे जाओ और लोन के लिए अप्लाई करो तो लिखा होता है 50,000 का लोन दे रहे, 50,000 में वो 3-4 रुपए काट लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस और फलाना फीस धमकाना फीस। आपके अकाउंट में सिर्फ 48,000 ही क्रिएट होते हैं, और देना कितना आपको 55,000। तो 3 इधर लॉस हो गया और 5 इधर लॉस हो गया, 7,000 रुपए का टोटल। तो तुम्हारा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये क्या है तुम्हारा, बोरिंग कॉस्ट। सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग 17 में बताई जाती है। 18 में बताई जाती है पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में, क्या हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है पार्टी की चीजें ना, कि पार्टी से हम कितना डिस्क्लोज कर सकते हैं, मतलब क्या बात है पार्टी को बतानी है, क्या बात है पार्टी को नहीं बतानी है, इसके बारे में।
18 में 19 में बताया गया लीज के बारे में। लीज सबको पता ही है, अभी रॉयल्टी पढ़ी थी हम लोगों ने। लीज एग्रीमेंट बनता है जब भी हम क्या करते हैं 5-6 साल, लीज का मतलब उधार नहीं होता है, जब जब रेंट एग्रीमेंट होता है तुम्हारा लीज, लेकिन ये कई सालों के लिए होता है। जैसे तुम लोगों ने मिर्जापुर में देखा होगा, कालीन भैया लेते हैं अफीमी खेती का 5 साल का लाइसेंस। कालीन भैया कौन था, कौन लेना आता है, कालीन भैया मांगते ना 5 साल का लाइसेंस चाहिए था। तुम लोग गाँव में देखो होगा कि 5 साल के लिए पट्टे में देते थे तालाब वाला गाँव ना। ये तुम्हारी खेती जितनी भी होती है, मत्स्य पालन हो गया, कछुआ पालन हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है 5-5 साल के लीज पे दे देती है उठा करके। तो ये लीज एग्रीमेंट के बारे में बताया गया कि जाहिर सी बात है जो टावर आवर लगते हैं, बैंक जो खुलते हैं, तो ये रेंट एग्रीमेंट पे नहीं खुलते हैं, लीज एग्रीमेंट होता है। 5-6 साल का इकट्ठा ले लेते हैं लोग। क्योंकि भाई मान लो कि तुमने दुकान चलाई अपनी और अगले महीने कह खाली करो, अरे इतना 5-6 लाख रुपए लगा के तुमने बैंक बनवाया, 10 लाख 15 लाख रुपए लगा के, उसके बाद तुम जो खाली करो तो वो तो टेंशन में आ जाएगा। इसलिए लीज एग्रीमेंट कर लेते सीधे सीधे 10 साल का। 10 साल तक आप रेंट हमसे खाली नहीं करवा सकते, बाकी कुछ भी करिए खाली नहीं करवा सकते आप, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा S20 में अर्निंग पर शेयर ईपीएस के बारे में पढ़ा है, जो कि हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस में कायदे से पढ़ रखा है। अर्निंग पर शेयर निकालना कि एक शेयर पे उसे कितना मिल रहा है ना। उसके बाद है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, S20 में बताता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि हम जब क्या करते हैं किसी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद S23 बताता है तुम्हारा किसके बारे में, कहाँ गया, 22 बताता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस कि हमें टैक्सेस की रिकॉर्ड कैसे करना है, जो भी हम इनकम टैक्स या गवर्नमेंट को टैक्सेस पेमेंट करते हैं उसका रिकॉर्ड कैसे करना है। उसके बाद S23 बताता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हो कि इन्वेस्टमेंट 2 बार वैसे हो गए। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, मतलब कंसोलिडेटेड है तुम्हारा ये जो इन्वेस्टमेंट है कौन सा है, कंसोलिडेटेड है तुम्हारा। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मिला हुआ, कंसोलिडेटेड मतलब मिला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, S24 बताता है कि अगर हम लोग को क्या है कोई भी ऑपरेशन को क्या करना है, बंद करना है, खत्म करना है, तो कैसे करना है। क्योंकि अकाउंट में कोई चीज खोलने का भी प्रोसीजर है और कोई चीज बंद करने का भी प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद तुम्हारा क्या है डिस्क्लोजर के बाद, उसके बाद है तुम्हारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब आखिरी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। 25 बताता है। 26 बताता है इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में, जो कि आती है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। क्योंकि हमने पार्टनरशिप पढ़ी हुई याद होगा, हमने बताया था कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, S26 बताता है तुम लोग को, पार्टनरशिप बताया था ना, तो ये वही पार्टनरशिप के रूल यहाँ से अप्लाई होता है S26 का तुम्हारा, ठीक है। 27 में क्या बताता है फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर जानते हो क्या होता है, जब 2 लोग मिलकर, जो कंपनियां मिलकर आपस में कोई काम पार्टनरशिप करती है, लेकिन वो पार्टनरशिप टेम्परेरी बेसिस पर होती है, कुछ समय के लिए। जैसे मान लो कि क्या कहते हैं तुम्हारा जॉइंट वेंचर का सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें दे दें, LMRC देख लो, लखनऊ मेट्रो। उसमें किसी ने क्या किया अपना जो है LMRC में क्या किया, किसी ने जॉइंट वेंचर किया कि ये हम देंगे आपको, सीमेंट देंगे आपको या मोरंग देंगे। जब तक सीमेंट दे रहे तब तक है, जहाँ उसका वो पुल बनकर तैयार हो गया तो सीमेंट भी देना बंद हो गई, वहां से पार्टनरशिप भी खत्म हो गई ना। तो ये तुम्हारा क्या है इसकी रिपोर्ट बताने को 27 में आती है तुम्हारी। 28 में आता है तुम्हारा इम्पार्टमेंट ऑफ असेट्स, ठीक है। हाँ गलत लिख दिया इसमें, इम्पेयरमेंट है, सही कर लो उसको, हो सकता है बच्चों से। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में बताया गया है। और 29 में बताया गया है कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में। कंटीजेंट एसेट जानते हो, कंटीजेंट लायबिलिटी जानते हो, नहीं जानते हो, सबको नहीं पता कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, हम बताते हैं। मान लो तुम जा रहे हो गाड़ी से और किसी के तुमने गाड़ी को लड़ा दिया, आदमी में मर गया, अब क्या देना पड़ेगा तुमको, तो अच्छा पैसा देना पड़ेगा, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। मान लो कि, और सबसे अच्छा एग्जांपल कंटीजेंट लायबिलिटी का, मिस्टर ए हैं, इनको पैसा चाहिए, ये बी पास गए, बी ने कहा पैसा नहीं देंगे, जाओ पहले जो है सी से क्या कर लेके आओ, गारंटी ले। ये इनका दोस्त है बहुत अच्छा, ये दोनों दोस्त हैं। ए गए बी पास कि भाई हमें पैसा दे दो 5 लाख रुपए, तो ए ने कहा, बी ने कहा कि सी अगर कह देगा तो हम पैसा दे देंगे। सी ने कहा चलो हम उसको पैसा तुम दे दो, तो ए ने क्या ले ली, सी ने क्या लिए की बताओ, अच्छा गारंटी ले ना। अगर ए पैसा नहीं देगा तो पैसा कौन देगा, सी देगा, इसी की बोलते हैं हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी। सी की यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगी हमेशा। अगर ये पैसा नहीं देता है तो सी को पे करना पड़ेगा इसको, समझ में नहीं है, होते हैं दोस्ती में हम लोग दोस्त हैं, अरे यार दे दो तुम, हम देख लेंगे, तो तुमने कह दिया तो अगले ने पैसा दे दिया तुम्हारे भरोसे पे। अब वो पैसा नहीं देगा तो तुम किसको पकड़ोगे, जिसने कहा है, जिसने भरोसा दिलाया है, तो उसे बोलते गारंटी। तो कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी केस तुम्हारा, ठीक है। नोट कर लो इसको पूरा, बस उसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग।